बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। मंडे है और आज का दिन कुछ स्पेशल इसलिए भी है कि दफ्तर जब मैं आ रही थी तो पता चल रहा था कि शहर की रौनकें बहाल हो गई हैं। वो किस तरह से कि हर तरफ आपको उसी तरह से ट्रैफिक नज़र आ रही थी, जैसे कि हमारे शहर में चहल पहल होती है। सुबह सवेरे पता चलता है कि सभी लोग अपने घरों से निकले हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो आज शहर में वो वाली हैपनिंग देखने को मिल रही थी। यानी अब वो जो मैं बहुत टाइम का मार्जिन रख के नहीं निकलती थी कि ट्रैफिक नहीं होगी, आप टाइम पे पहुंच जाएंगे दफ्तर, अब वो भी मार्जिन रख के निकलना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक अब हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है। इसी तरह से होगा, हर रोज़ स्कूल अब खुल गए हैं, रौनकें बहाल हो गई हैं। खैर, अब स्कूल्स के हवाले से हम ज़रूर डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। बच्चों का मूड कैसा है इतनी देर बाद स्कूल आने पे। मौसम तो खुशगवार हो गया है, सर्दी की शिद्दत भी कम हुई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है कि जब बच्चे स्कूल वापस आ रहे हैं तो कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि वो जो सर्दी शदीद थी उसमें कमी आई है। लेकिन एहतियात हर सूरत आपने करनी है, पेरेंट्स ने भी करनी है, बच्चों ने भी करनी है, तभी जो है आप अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं। तो आगे चल के प्रोग्राम में हम कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में, स्कूल से भी सूरत हाल क्या है वो भी जानेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ा आवाम का जो मसला है महंगाई, जो कि ख़त्म होने पे नहीं आ रहा है, और इस महंगाई से जुड़े जो इतने मसाइल सामने आ रहे हैं क्योंकि बारहा हर महीने पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हो रहा है उस पर लाहौरिये, तो मैं सुन रही हूँ तासुरात लाहौरियों के इस कदर परेशान होकर रह गए हैं क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत जब महंगी होती हैं तो महंगाई की एक नई लहर आ जाती है। तो इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। शहर की दीगर खबरें भी डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं अपने पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं आज शहर की सूरत हाल मौसम की कैसी रहेगी। जी, तो इस वक्त तो शहर का मौसम खुशगवार है। सुबह सवेरे हमें धूप भी नजर आ रही थी, लेकिन आगे मौसम कैसा रहेगा, आज पूरा दिन मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, तो टेम्परेचर पहले आपके साथ शेयर कर देते हैं। आज के पूरे दिन का टेम्परेचर होगा आपके सामने, आप देख सकते हैं। सुबह 9 बजे से हम स्टार्ट कर लेते हैं। 9 बजे टेम्परेचर था दी हमारे पास 12 डिग्री सेंटीग्रेड, सनी था और विंड स्पीड थी 7 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी 87% रिकॉर्ड की गई थी। 9 बजे के बाद देख लेते हैं जी 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। 18 डिग्री सेंटीग्रेड और सनी रहेगा वेदर, और इसके साथ साथ विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी 51% रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं और देख लेते हैं जी 3 बजे मौसम कैसा रहेगा। 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप देख सकते हैं मौसम रहेगा। ह्यूमिडिटी कम होती जा रही है, 49% रिकॉर्ड की जाएगी। विंड स्पीड होगी 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। 3 बजे के बाद 6 बजे, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं शाम ढलती है मौसम कंपैरेटिवली सर्द होना शुरू हो जाता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर रहेगा वेदर और विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमिडिटी एक बार फिर बढ़ गई है, 73% रिकॉर्ड की जाएगी। आज हैं जी इसके बाद 9 बजे रात को मौसम कैसा रहेगा जी। 12 डिग्री सेंटीग्रेड, विंड स्पीड होगी 7 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमिडिटी 76% रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये तो थी जी मौसम की ओवरऑल सूरत हाल। इस वक्त बाहर का मौसम कैसा है, क्योंकि बच्चे भी आज स्कूल गए हैं तो स्कूल्स की सिचुएशन भी जानेंगे। फिलहाल चलते हैं अभी शहर का मौसम कैसा है ये जान लेते हैं। अफीफा नसरुल्लाह बाहर मौजूद हैं। अफीफा बताइएगा इस वक्त शहर का मौसम कैसा है। वैसे तो आपने बहुत अच्छे तरीके से मौसम के बारे में आगाह किया और बहुत अच्छा है। ये एक अच्छी रवायत है जो सिटी एट 10 में हमेशा से जारी है और आप मज़ीद इसको आगे बहुत अच्छे से निभा रही हैं। लेकिन आज जैसे कि आप जानती हैं बच्चे आए हैं और धूप बाहर बहुत अच्छे तरीके से खिल रही है और बड़ी तादाद में बच्चे आ रहे हैं स्कूल में। और इसके साथ साथ आज के दिन महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दोपहर के वक्त सूरज चूँकि पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है तो गर्मी की भी शिद्दत महसूस होगी हल्की हल्की, लेकिन चूँकि ठंड है तो इतनी ज़्यादा शिद्दत कैफियत इस तरह से नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ आइंदा चंद दिनों तक महकमा मौसमियात ने बताया है कि 4 और 5 तारीख को बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं। खुसूसी तौर पर लाहौरियों के लिए एक अच्छी बात है, बारिश के बाद हमेशा से ही मौसम
थोड़ा सर्द हो जाता है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है फरवरी का महीना शुरू हो गया तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धूप भी निकलेगी, उसके बाद सर्दी की शिदत भी कम होगी। मार्च अप्रैल उसके बाद ऑनवर्ड्स गर्मी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। वैसे भी ग्लोबल जो हमारा ग्लोबल जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उसकी वजह से अब सर्दियां सच उस तरह से नहीं महसूस की जा रही, लेकिन आज चूँकि मौसम कुछ अच्छा था, गुज़िश्ता दिनों काफ़ी ज़्यादा ठंड रही थी, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती रही हैं। कोरोना वायरस भी एक तरफ है। अब चूँकि स्कूल दोबारा से खुल चुके हैं तो वालिदैन ऐसा अपने बच्चों को छोड़ने भी साथ साथ आ रहे हैं और बच्चों ने वही स्वेटर्स का इस्तेमाल किया है, मफलर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि अगर हल्की फुल्की सी भी सर्दी है तो उससे भी महफूज रहा जा सके। और उम्मीद यही की जा रही है कि खुदा करे ये जो वायरस है ये हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया से दूर हो जाए। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच अफीफ़ा, आप हमारे साथ मौजूद थी और सुबह सुबह इन्हीं दुआओं की ज़रूरत होती है। दिन का आगाज़ इतने ज़बरदस्त मूड, इतने ज़बरदस्त मौसम और अच्छी दुआओं के साथ हो तो इंशाल्लाह आपका सारा दिन भी अच्छा गुजरता है। अफीफ़ा ने हमें तो बाहर का मौसम बता दिया है, कुछ शहर के हालात भी हमें डिस्कस करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हालात कुछ ये हैं, आज की लीड स्टोरी हमारे पास है, महंगाई ही महंगाई, महंगाई का एक और हल्ला। पेट्रोल फिर महंगा, 111 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गया। लाहौर आलूदगी में नंबर 1, एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 तक पहुंच गया। सांस और दीगर बीमारियां पैदा होने का खदशा। कोरोना ने मजीद 9 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, शहर में 261 नए मरीज। और शाहकाम चौक फ्लाईओवर मंसूबा 2021 का, मुतासिरीन को मुआवजा 2018 के मुताबिक मिलेगा। जी, तो ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमने आगाज करना है क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं तो उनको हम वेलकम भी कहेंगे और स्कूल्स की सूरत हाल भी जानेंगे, एसओपीस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है वो भी जानेंगे। जुनेद की तरफ हम जाएंगे, लेकिन स्टूडियो में इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बेटा आज स्कूल गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों गए हैं जी। कैसे लग रहा है फिर? बड़ा मजा आ रहा है। बच्चे एंजॉय करते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों की एक्साइटमेंट यकीन माने मैं तो खुद परेशान हो जाती हूँ कि वो एक टाइम होता था बच्चे स्कूल जाते हुए रोते थे, अब तो बच्चे खुद चाह रहे हैं स्कूल जाना। जिस तरह से हालात हो गए हुए थे, वो बच्चे अपना स्कूल टाइम, अपने बैग्स, अपना यूनिफॉर्म सब कुछ मिस कर रहे थे। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें बिल्कुल शक नहीं, उस वक्त जो हम लोग पढ़ते थे वो और स्कूल का सिस्टम था, उस वक्त जो एजुकेशन स्टाइल था वो और था। अब आप देखें कि आपकी क्लासेस जो हैं वो आपका प्लेइंग रूम बना हुआ है, खिलौने हैं, बच्चों के लिए चीज़ें जो अट्रैक्शन है इस पर होता है। और मेरे बच्चे तो सुबह मुझे कह रहे थे कि बाबा बस थोड़े दिन जाना है, मैं क्या तुसी उन्हें ही कहना है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे कि हालात बेहतर हों, जिसकी वजह से हम लोग जो है मुंजमिद हो चुके थे, तमाम मामलात ज़िंदगी जो है मुतासिर हो रहे थे, तालीमी इदारे और तालीमी निज़ाम जो था हमारा मफलूज होकर रह गया था। और बिलखसूस जो हमारी छोटी क्लासेस हैं, ये नर्सरी, केजी, प्री नर्सरी, इनके जो बच्चे हैं ना वो ऑनलाइन क्लास ठीक तरीके से ले सकते थे, ना जिस पे हम कहते हैं कि हम उनकी बुनियाद किस तरह बनानी है, ना वो बन पा रही थी। तो इन तमाम मसाइल की वजह से काफ़ी मुश्किलात थी। तो हमें दुआ गो होना चाहिए, अल्लाह का हजूर सरबत सजूद भी होना चाहिए कि एक तरफ हम दोबारा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिस्टम बहाली की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें मज़ीद बेहतरी आए और जो SOPs हैं और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी अपनाना चाहिए। आज देखें, आज स्कूल के आज सुबह के औकात में जब मैंने खुद अपने बच्चों को छोड़ा है तो आपके शहर में रौनकें जो हैं बहाल नजर आ रही थी। कोई बच्चों को छोड़ने जा रहा है, कोई वापस आ रहा है, उसको इस सारे मामला जो हैं, तो एक वो रौनक जब आएगी तो फिर मेरे ख्याल में वो मामला बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ साथ शाहिद सिप्रा साहब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, पेरेंट्स की भी। और अगर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर वो चीज़ आ जाती है। एक और गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में चाइना से जो वैक्सीन की खेप मिली पहुंची है वो भी पहुंच चुकी है और इस पर अब देखते हैं कि जी किस तरह से फ्रंट लाइन जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनको पहले ये मिलेगी। अल्लाह का शुक्र है, हालात हम देख रहे हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनको मजीद बेहतर हम ही ने रखना है। स्कूल्स की तरफ हमने जाना है, हालात जानते हैं, कितने बच्चे एक्साइटेड हैं, कितने बच्चे आज स्कूल रोते हुए आए हैं, स्कूल्स में SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, और फिर ऑल्टरनेट डेज पर स्कूल बच्चे आ रहे हैं तो अभी इतना ज़्यादा वो नहीं है कि बच्चे परेशान भी नजर आ रहे होंगे। खैर, स्कूल्स की तरफ चलेंगे, इससे पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम चलेंगे जुनेद की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है।
वेलकम बैक नाजरीन। और कुछ बच्चे आज खुश हैं, कुछ बच्चे आज वो कहते हैं ना कि वो मूड नहीं था फिर भी स्कूल आना पड़ गया, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। ज़िंदगी बहाल होनी चाहिए। बच्चे स्कूल जाने की आदत भूल चुके थे, तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं किसी ना किसी हद तक हम देखें ऑल्टरनेट स्कूल्स का, क्लासरूम्स का कुछ नहीं है, बच्चों का तालीमी नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो बच्चों को वेलकम कहने के लिए ऑब्वियसली स्कूल्स ने भी बड़ी अच्छी तैयारियां की हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि स्कूल्स में क्लासेस में अट्रैक्शन पैदा करने के लिए बच्चों की जो है वो वार्मली बच्चों को वेलकम करने के लिए स्कूल इंतज़ामिया ने भी बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। तो स्कूलों के हालात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, बच्चों का आज मूड सुबह सुबह कैसा था, जुनेद की तरफ चलते हैं जी। जुनेद से जान लेते हैं जी। जुनेद बताइएगा क्या सूरत हाल है, बच्चे खुशी खुशी स्कूल आए हैं या रोते धोते आए हैं, स्कूल्स में इंतजामात कैसे हैं, ये भी बताइएगा जी। जुनेद आपको आवाज़ आ रही है, बताइएगा स्कूल्स में किस तरह से SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है और बच्चे आज क्या खुशी खुशी स्कूल आए हैं जी। जुनेद तक गालिबन मेरी आवाज़ नहीं शायद सिप्रा साहब पहुंच पा रही है। कुछ हम बात कर लेते हैं जो हमारा नुकसान हुआ। अभी भी ऑल्टरनेट डेज पर बच्चों को बुलाया जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो फैसला किया गया है कि ऑल्टरनेट डेज पर बुलाया जा रहा है, ये फैसला ठीक है? बिल्कुल ठीक है। इसमें देखें हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बंद कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हम औकातकार मुख्तस कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जिनको आपने महदूद किया है, आपने SOPs बनाए हैं। आप ये चाह रही हैं कि आप 5 दिन बच्चों को भेजें, पेरेंट्स ज़रूर चाह रहे होंगे, वालिदैन ज़रूर चाहते होंगे कि ऐसा हो, लेकिन हुकूमत ने अपने मामलात भी देखने हैं। और जो वायरस जिस तरह आजकल फिर फैलने का खदशात हैं और फिर ये बताया जा रहा है कि बाहर से एक ऐसा नया वायरस उसकी किस्म आ गई है जिस पर माहिरीन भी कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर वो खौफ की फ़िज़ा जो है वो बनती जा रही है। तो इसमें ऐसा है कि चलो कम दिन जाएं, 3 दिन जाएं, 2 दिन जाएं, कहीं ना कहीं उनकी रूटीन बनेगी, रूटीन बन जाएगी। स्कूल का माहौल जब बच्चों को मिलेगा, चाहे हफ्ते में 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, तो वो मेरे ख्याल में घर में रहने की बजाय वो सबसे बेस्ट है। 1 दिन 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं, 2-3 दिन वो स्कूल चले जाएं, तो ये फैसला अच्छा है, हुकूमत का फैसला। इसमें मेरे ख्याल में इसके साथ हमें खड़े होना चाहिए। हाँ, जब हुकूमत को या हमारे जो दीगर इंतजामी इदारे हैं, महकमा सेहत है, उनको मालूम होगा या उनको पता चलेगा कि हम किसी और तरफ जा रहे हैं और ख़तरे की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में खुद बंद कर देंगे। और माजी में होता भी रहा है। देखिए, हमने पहले खोला फिर बंद कर दिया, अब फिर तवक्को यही की जा रही है कि अब शायद चलते रहें। लेकिन शायद सिप्रा साहब एक बड़ा चैलेंज ये भी है, हमारे यहाँ रैंडम सैम्पलिंग वाला सिलसिला खत्म हो चुका है। अब इस चीज़ को इंश्योर करना कि अगर आपके स्कूल खुल गए हैं, आप देखेंगे वज़ीर तालीम साहब 2-3 स्कूलों के दौरे करेंगे, छापे मारेंगे, थोड़ा बहुत फ़ाइन होगा और बता देंगे जी हम हर चीज़ देख रहे हैं, हम तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं कोई जाता छापे मारने के लिए, वहाँ कोई SOPs की बात क्यों नहीं करता? देखें, आप कहें ना कि एहतियाती तदाबीर या आपने जो कोरोना वायरस के SOPs बनाए हैं और उस पर अमल दरामद होगा, वो आपका कहीं पर भी नहीं हो सकता। जिन बच्चों को आपने घरों तक महदूद रखा था, ये SOPs पर अमल दरामद करेंगे। ये आपके छोटे बच्चे जो हैं, छोटी क्लासेस के जो हैं। अदरवाइज आपके हायर सेकेंडरी देख लें और उसके बाद आपके इंटर की क्लासेस या यूनिवर्सिटी लेवल पर आप देख लें, किसी जगह पर कोई कोरोना के SOPs जो है बताए गए हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल। ना इंतजामिया करवाने की कोशिश करती है, ना हमारी आवाम माशाल्लाह जो है उस पर वो अमल दरामद करना चाहती है, और ये हो भी रहा है। आप रूटीन में देख लें, किसी जगह पर चले जाएं, यही हालात आपको नजर आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि आप इंडोर जो कि एक्टिविटी है, क्लासरूम में लोगों को और बच्चों को आपने बिठाना है, तलबा तालबात ने क्लासरूम में बैठना है। एक ही पहलू है कि आपने इंडोर एक्टिविटी नहीं करनी, आउटडोर आप कर सकते हैं। तो इंडोर एक्टिविटी के लिए आपको तादाद कम करना है। समाजी फासला जुनेद ने ज्वाइन किया, जुनेद की तरफ पहले चलते हैं जी। जुनेद बताइएगा क्या हालात हैं स्कूल्स में, बच्चों का आज किस तरह का रवैया था, किस तरह से स्कूल्स ने खुशामदीद कहने के लिए इंतजाम किए, ओवरऑल बताइएगा क्या हालात हैं स्कूल्स के? जी, बड़ा वेलकम किया गया है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर टॉफियाँ बच्चों में तकसीम की गई हैं, स्वीट्स दी गई हैं, बच्चे बहुत खुश आए हैं स्कूलों में। लेकिन दूसरी बात जिसकी आपने निशानदेही भी की है प्रोग्राम में, कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एक बच्चा एक गाड़ी, और इसी हवाले से अब जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया जो है वो स्कूल खुलने नहीं देती, बल्कि उसके लिए तमाम सूरत हाल और तमाम चीज़ों का ख्याल रखने के बाद जो है वह लाइसेंस जारी किया जाता है। और पहला रोज़ है, बच्चे बहुत खुश हैं। 4% बच्चे जो हैं स्कूल आए हैं और 4% जो है वो अगले रोज़ आएंगे। बहुत खुश हैं बच्चे, क्योंकि वो तंग आ चुके थे घर में बैठ कर, और वालिदैन भी
अगर आप कहें तो इससे तंग ही थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे खुसूसन शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं घरों में और चीज़ों को तोड़ फोड़, और बच्चे मिलकर जो हल्ला गुल्ला करते हैं, तो वो वालिदैन जो है वो इस चीज़ से तंग थे कि बच्चे का जो रुझान था पढ़ाई से हट चुका था। क्योंकि एक दिन बच्चे अब आएंगे स्कूल तो कुछ ना कुछ जो सीक्वेंस है वो दोबारा से टूटा हुआ जो सीक्वेंस है वो दोबारा से जुड़ेगा और बच्चे तालीम की तरफ मतवज्जा होंगे। और जो पढ़ाई है, क्योंकि अब पेपरों के बगैर किसी भी बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाना, तो इस हवाले से भी अब बच्चों को तैयारी करवाई जाएगी ताकि उनके सालाना इम्तिहानात दिए जा सकें। और सालाना इम्तिहानात का भी शेड्यूल जारी हो चुका है, और इस हवाले से जो प्राइमरी क्लासेस हैं 1ली से 8वीं जमात के, उनके अप्रैल के एंड में पेपर होने हैं और ये मई तक जारी रहेंगे। उसके बाद जो बोर्ड के इम्तिहानात हैं वो 5 मई से शुरू हो रहे हैं, तो शेड्यूल तो जारी। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद। यानी अब बच्चों को भरपूर तैयारी करनी है, अब ना होंगे ऑनलाइन एग्जाम, ना घर में बैठ के तैयारी करनी पड़ेगी, और अब जी स्कूल भी जाना है, अच्छी खासी तैयारी करके पेपर भी देने हैं, अदरवाइज अब माफ़ी नहीं मिलने वाली है। तो हम दुआ गो हैं कि इसी तरह स्कूलों की रौनकें बहाल रहें, बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाएं, तालीम हासिल करें, अच्छे अच्छे ग्रेड्स लें, अपने पेरेंट्स को भी खुश करें, आगे बढ़े, क्योंकि यही बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। हालात, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं वो भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। कोविड के मजीद जो है वो 9 अमवात हो चुकी हैं कोरोना से, और शहर में 261 नए मरीज भी सामने आए हैं। अब कुछ लोगों का ओवरऑल रवैया जो हम देख रहे हैं, स्कूल्स तो खुल गए हैं, ये रवैया किस तरह से तब्दील होगा सिप्रा साहब? देखिए, तकरीबन 1 साल होने वाला है। मार्च में हमारे यहाँ ये कोरोना वायरस जो है इसमें आया और हम लॉकडाउन पर गए, और 1 साल के दौरान इसमें से 3-4 महीने हमने ऐसे भी गुजारे जिसमें माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक भी आया। बिल्कुल। उसके बावजूद वो 3-4 महीनों के अलावा आप कोई भी महीना देख लें, कोई भी हालात देख लें, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार देख लें, रूटीन देख लें, मामूल देख लें, किसी जगह पर कोई एहतियात नहीं की गई। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोरोना वायरस पर हुकूमती जो एतमाद है आवाम पर, वो ख़त्म हो चुका है। हुकूमत पर एतमाद करेगी अवाम तो देखे ना, हुकूमत की तरफ से मुझे बताएं आखिरी दफा कब बात की गई? मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ हुकूमत की तरफ से एक ही काम होता है, आप किसी को फोन कर लें, आपको बेल पे जो आवाज है वो सुनाई देगी, और कहीं से आपको कोई एहतियात की कोई बात आपकी सूबाई वजीर सेहत साहिबा कहाँ पर हैं? कहीं पे नजर उनकी तरफ से कोई बताया जाता है कि SOPs पर अमल दरामद करे, लेकिन जब आया था कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था उस वक्त था। आपने पहले थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि रैंडम सैंपलिंग होती थी मुख्तलिफ मकामात पर, ऑफिस में, सर हम ये बता रहे थे कि इतने दिन में इतने टेस्ट हो रहे हैं, इतनी पॉजिटिव है, कोई आई बात कुछ सामने भी नहीं है। बस ये एक प्रेस रिलीज आ रही है कि इतनी जो अमवात हो गई हैं, इतने केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। बस कह देना अच्छा कि आप SOPs पर अमल दरामद करें, नहीं होगा। एक दफा कहा कि जुर्माना आयद होता, उसका कानून ही नहीं था, आपने वो भी खत्म कर दिया। मुझे ये बताएं कि अवाम या कौम या किसी चीज़, आपकी पब्लिक जो है ये उस वक्त आपके साथ खड़ी होगी जब आप पर इनका एतमाद होगा। बिल्कुल। आप एतमाद खोल चुके हैं बिलखसूस कोरोना वायरस पे, बाकी मामलात पर भी खो चुकी है हुकूमत, वो छोड़ दें, उन पे नहीं जाते, हम कोरोना वायरस पे बस आ जाते हैं। मुझे पता चल गया आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो एतमाद खत्म हुआ है तो लोगों ने हुकूमत की परवाही करना छोड़ दिया, यकीन माने। फिर वही यही हालात होंगे ना। देखें, एक चीज है आपको मालूम है, और सब अदादो शुमार रोजाना आपके TV चैनल्स पर, अखबारात में, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, उसके बावजूद अवाम गैर संजीदा नजर आ रही है। अच्छा, अवाम गैर संजीदा पता क्यों? ये जो जलसे जुलूस हुए हैं, PDM की तहरीक चली है, लोगों ने कहा भाई जी ये तो अपने सारे काम कर रहे हैं, हुकूमत अपनी मीटिंग्स कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जितने हुकूमत के इज्तिमा हैं वो हो रहे हैं, PDM अपने, तो हम क्यों आकर अपनी तकरीबात खत्म करें, हम क्यों आकर SOPs का ख्याल रखें? फिर ये मजमूई रवैया है ना, इम्पैक्ट हुकूमत ने ऐसा दिया तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, एतमाद किस तरह खत्म हुआ? इसी तरह हुआ ना, जिस तरह आपने PDM का जिक्र किया, उनके जलसे हुए, ठीक है अपोजिशन है, आपने उस पर कहा कि जलसे नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद हुए, लेकिन आपकी अपनी तकारीब भी तो हो रही हैं। आप भी जहाँ पर चाह रहे हैं, आपके MNA, आपके वुज़रा और आप खुद भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जहाँ पे चाहते हैं उनकी तकरीब भी हो जाती है, लोग भी आते हैं, जमा भी हो जाते हैं, इंडोर होते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज हमारे हालात ये हैं कि आप देखें कि 9 अमवात जो हैं हुई, 261 केसेस, ये शराब हमारी चल रही है 250 300, इसके दरमियान में कभी 3+ भी चली जाती है। हमारी ये शरह चल रही है, इस पे आप चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल करते जा रहे हैं। आपने फूड पॉइंट रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी है। डू यू थिंक ये फैसला जो हम साथ साथ कर रहे हैं, ये करना चाहिए? अभी इसमें जल्दबाजी तो नहीं है कोई? देखें, कारोबारी जिंदगी तो चलना चाहिए ना,
अब इस तरह तो नहीं कि आपने मार्केट देखा, फिर मार्केटें भी बंद कर। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये रेस्टोरेंट पहले भी खुले हुए थे, मुझे बताएं, जिन्होंने काम करना था वो कर रहे थे। मुझे ये बताएं, आपने अंदर अगर उसके पास 5 मरले जगह है तो बाहर आपने 2 मरले पे उसको महदूद करके वो टेबल उसी तरह लगे हुए हैं, उसी तरह बैठे हुए हैं, फिर कहाँ पे समाजी फासला? बेसिकली तो मकसद ये था कि आप इंडोर से आउटडोर लाएं और समाजी फासला को बरकरार रखें, लेकिन वो उसको आप बरकरार नहीं रख पाए। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी तमाम एक्टिविटीज तो चल रही हैं, तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप कहें कि आज हमने तालीमी इदारे भी खोल दिए हैं, तो फिर हुकूमत की तरफ से क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर महकमा सेहत की प्रेस रिलीज पर इन्हिसार अवाम कर रही है कि इतनी अमवात हो गई हैं, इतने पेशेंट्स आ गए हैं, तो उसके बाद खामोशी है, मास्क किसी ने पहनना नहीं है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किसी ने नहीं करना, समाजी फासला। मुझे बताएं कि हम लोग गवर्नमेंट दफातर में जाते हैं, कोई ऐसा दफ्तर नहीं जहाँ पे 50% हाजिरी की हो। कल के नोटिफिकेशन में भी उन्होंने कहा है कि 50% हाजिरी की जाए, सही, लेकिन नहीं है। आपके सरकारी इदारे जब उस पर अमल दरामद नहीं करते, एक के बाद एक रिपोर्ट हो रहा है, उसके बाद भी ये सरकार के अपने ही इदारे हैं जहां पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि दुकानों में, बाजारों में आप इम्प्लीमेंट करा सकेंगे? सरकार की अपनी रेटी हमें इस मामले में कहीं नजर नहीं आ रही है, तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मुझे तो नहीं लग रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ 1 साल हो गया, 3-4 महीने के अलावा बाकी तमाम जो महीने हैं उन आपके सामने हालात हैं। अब किसी भी मार्केट में चले जाएं, किसी बाजार में, किसी जगह पर चले जाएं, कहीं भी नहीं आपको दुकान में दाखिल होते नजर जरूर आएगा कि मास्क के बगैर आपको दाखिला ममनू है, मास्क के बगैर आपको दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। मुझे बताएं, जो कारोबार है, जो ताजर है, जो दुकानदार अपनी दुकान में बैठा है, वो ग्राहक को किस तरह रोकेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मामला, मेरे ख्याल में अब ये इसको रूटीन मैटर ले लेना चाहिए बस। ठीक है, रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं रात 10 बजे के बाद। ये आयशा भी मुझे कह रही है कि जी आउटडोर वैसे भी लोग बैठना पसंद करते हैं, हमारी प्रोड्यूसर साहिबा भी आउटडोर बाहर जो है वो खाना शाना एंजॉय करके आएंगे। ये तो लाहौरियों के रिवाज, इनकी सराउंडिंग में है मार्केट। तो ये लाहौरियों की रिवायत है, लेकिन हर जगह जाएं आप एहतियात के साथ जाएं, क्योंकि एहतियात के अलावा इसका हल कोई नहीं है। एक और शहर का बड़ा मसला, ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शहर लाहौर, जिसको बागों का शहर कहा जाता था, आलूदगी में नंबर 1 जो है वो शहर हो गया। चरिंद परिंद हमें यहाँ से रूठे हुए नजर आ रहे हैं, बागों के शहर का हुस्न गहना के रह गया है। सबसे बुरी चीज जिसपे बहुत ज्यादा अफसोस भी होता है कि जब कहा जाता है कि शहर लाहौर पूरी दुनिया में आलूदा तरीन शहर है। इस पर हम डिटेल में बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना की वजह से ऑलरेडी लोग इस कदर परेशान हैं, बीमारियां फैल रही हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार आपको हो जाए तो आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, खुद ब खुद आपको परेशानी होने लग जाती है कि आया कहीं आपको कोरोना है या नहीं है। इस पर अब जब आप नॉर्मली भी बाहर जा रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स इस कदर जो है वो बदतर हो चुका है। शहर की अगर हम बात करें, शहर लाहौर आलूदगी में नंबर 1 है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 तक पहुंच गया है। यानी अब आप कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाएं ना लगाएं, आपने आलूदगी से बचने के लिए बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है। क्या कहेंगे शायद से? देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये आलूदगी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब कोरोना वायरस तो है ना, इफेक्ट करेगा। ये तो आपने ट्रैवल करना है, मास्क लगाएं ना लगाएं, जैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ साथ इसने चलना है। और लाहौर शहर का आपने जिस तरह जिक्र किया, लाहौर शहर के पोश इलाके जो है इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। टॉप पे क्या आ रहा है? आपका कैंट का इलाका आ रहा है, उसके बाद आपका मॉडल टाउन है, उसके बाद गुलबर्ग है, DHA है, और ये वो इलाके हैं जो कि सफाई में अपनी मिसाल, सफाई में अपनी मिसाल आप हैं। फिर देखें वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह का मामला है, आपके गुंजान आबाद नहीं है वहाँ पे, आपके ये रिक्शा और ये आम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये इन इलाकों में बहुत कम जो है नजर आती है, ज़राए आमदोरफ्त कम है। उसके बावजूद ये हालात होंगे तो मेरे ख्याल में बीमारियां तो फैलेंगी ही। शायद सिप्रा साहब वो बिलियन ट्री कहाँ गया सोनामी? उससे तो हमने आलूदगी को कम करना था। वो मेरे ख्याल में नैब में है, तो आगे उन्होंने रुकवाया हुआ है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि ये कुदरती आफत है, ठीक है। वो बिलियन ट्री से आप इस तरह लिंक करें कि आपने दरख्त लगाने हैं, दरख्त लगाएंगे तो उसकी वजह से आपकी जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर होगी, आपकी फिजा जो है उसमें बेहतरी आएगी। तरह की कोई, अगर हम इसको कुदरती भी कह रहे हैं, हमने कुछ उस पर बेहतर तो करना है, हमने उसके लिए प्लानिंग तो कोई करनी है। आपको महकमा माहौलियात इस पे कितना एक्टिव नजर आ रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें। महकमा माहौलियात की कितनी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि जी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए ये इंतजाम कर रहे हैं। आपने कहा जी नंबर 1 बहुत बड़ी वजह भट्टे बन रहे हैं, उस पर कार्रवाई हुई। कितनी कार्रवाइयां हुई आपके सामने है। धुआं छोड़ती गाड़ियां आज भी आप बाहर चले जाएं आपको हर जगह पर नजर आएंगी। इकदाम तो कोई भी नहीं कर रहा।
नहीं तो क्या बंद कर दें, हर चीज़ को ख़त्म कर दें? ये हल नहीं है, उस पर मुतबादिल पर आपको जानना है। आपने कहा कि माहौलियात क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बट्टा जो है इसमें आप टॉप कहें या ना कहें वो नहीं आता इसमें। आपका सबसे बड़ा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई उसी हो तरफ आ सकती है रहा हूँ, शहर को आलूदा करने में सबसे ज्यादा जो आपका अहम किरदार अदा कर रहा है वो आपकी धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। उसके बाद आपकी छोटी बड़ी इंडस्ट्री भी उसमें शामिल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका ये द्रोगे वाला इलाका, मोमिनपुरा, महमूद बूटी, शादबाग, आमिर रोड की सराउंडिंग और खोखर रोड पे जितनी आपकी इंडस्ट्री है, बल्कि आप तो वहां माजी में रही भी हैं, ये वो इंडस्ट्री और सनत है जिसकी वजह से आप अगर सुबह उनके घरों में जाकर देखें तो आपको हर जगह पर गंदगी नजर आएगी। सर मुझे सिर्फ अब ये बता दें, ये जो कार्रवाइयां आंखें बुझाने के लिए होती हैं कि आपने जाके एक दो कार्रवाइयां करके दिखा दिया कि हम यहाँ पहुंच गए हैं, हमने कार्रवाई कर दी है, इसका प्रॉपर कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है? कोई टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग क्यों नहीं है? जिनकी ये ड्यूटीज हैं उनसे कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? कोई तो हमारे यहाँ हमेशा यही रहा है कि एहतसाब कभी हुआ नहीं है। हो रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में जजा सजा का अमल शुरू हो जाए, किसी जगह पर सजा आप देना शुरू कर दें और किसी को कानून के कटहर में लाएं और महकमाना कार्रवाई अमल में लाएं, सिवाय सस्पेंशन के हमारे यहाँ कभी भी नहीं हुआ। और माहौलियात की तो सस्पेंशन जो है वो भी आपकी बहुत पीछे रह जाती है। होता यह है कि फॉलो अप करना किसी चीज को। आपने कार्रवाई की, हमारे यहाँ ये होता है कि हम इंतजार करते हैं, कोई चीज बढ़ती है, बढ़ने दे, अब सर से पानी गुजर गया, उसके बाद अचानक एक्टिव हुए और सोशल मीडिया ने या मीडिया ने आपको जगाया कि ये हालात जो हैं वो शहर के बनते जा रहे हैं और आप एक्टिव हो गए। मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आपने नाके लगा दिए, रिक्शा बंद करने शुरू कर दिए, धुआं छोड़ती गाड़ियां बंद करना शुरू कर दी, फैक्ट्रीज में आप चले गए, उसके बाद खामोश हो गए। रिक्शा ड्राइवर में निकल जाती है, बाकी सब लोग अपनी जो है वो मन मर्जियां करते फिर रहे हैं, कोई पूछने मेरे ख्याल में ये हमारे यहाँ लाहौर में तो अब काफी सालों से, अब पहले स्मोक का मामला था, उसके बाद फोग आई, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई। आजकल वेदर जो है काफी क्लियर था, धूप आपके सामने है जिस तरह, लेकिन उसके बावजूद अब ये जो है कि आलूदगी फैल रही है, तो मेरे ख्याल में एक दफा फिर हमारे हालात जो हैं शहर के खराब होने जा रहे हैं। अगर पोश इलाकों से हम लोग शुरू हो गए हैं तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, फिर एक और बात होती है, माहौलियात ये कहता है कि हमारे जो किसान हैं वो फसलें जलाते हैं, तो इस वक्त इस मौसम में कोई ऐसी फसल नहीं है पिछले 1.5-2 महीने से कि जिसको जलाया जाए और उसकी वजह से धुआं हो और धुएं की बुनियाद पर आपका माहौल जो है आलूदा हो। तो मुझे ये बताएं कि यही सारी चीज़ें, आपकी गाड़ियाँ, ज़राए आमदोरफ्त और दीगर जो मकामात में छोटी इंडस्ट्री आपकी लगी हुई है, वो इसका मेन सोर्स है। अगर आप इसको रोकेंगे, और दूसरा जो शुरू में आपने जिक्र किया कि बिलियन ट्री, अगर हम शहर में दरख्त बढ़ाएंगे, आप ग्रीनरी को बढ़ाएंगे तो फिर तो हालात ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है अदरवाइज नहीं हो सकता। अदरवाइज जो आपने बड़े बड़े नारे लगाए थे जिसमें आपने बिलियन ट्री सोनामी भी लेकर आना था, खैर वो जब आप एहतसाब की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में चंद कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए थे, मेरिट, एहतसाब और फिर नोटिस। ये चीजें तो अब आप सोशल मीडिया पर जबरदस्त मीम्स सुन रहे हैं कि ये वो नारे थे जिनको लोगों ने वाकई अब मजाक में लेकर चले गए हैं, क्योंकि मौका दिया गया, क्योंकि ऐसी मिसालें कायम की गई हैं कि ये जो वर्ड्स है ना कि एहतसाब सबका होगा, एहतसाब सबके लिए होगा, वजीर आजम की जानिब से नोटिस ले लिया गया है, आपने घबराना नहीं है, मेरिट पे सब कुछ किया जा रहा है, इस पर तो इतनी जबरदस्त मीम्स हैं और मेरे ख्याल से बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो फिर ये चीजें संजीदगी से जो है लोगों ने लेना छोड़ दी हैं और ये सिर्फ जो है हमें मजाक की हद तक, क्योंकि इसको मजाक लिया जा रहा है, क्योंकि इस पर आपको कभी संजीदगी नजर नहीं आ रही है, तो फिर लोग इससे जुड़ी जो है वो एंजॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीजें जो है हमें टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पे मिलती रहती हैं। चलिए, इतनी परेशानी में हंसी के लिए यही चीजें रह जाती हैं। खैर, ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आएंगे तो बात होगी शाहकाम चौक फ्लाईओवर मंसूबा 2021 का मुतासिरीन को मुआवजा दिया जा रहा है 2018 के मुताबिक। अब मुझे नहीं पता कि ये चीजें जो हैं क्यों इस तरह से की जाती हैं। मतलब आप नया मंसूबा बनाने जा रहे हैं रिवर रावी, उस पर मुतासिरीन के साथ आप जो है वो ज्यादती कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं। इन बेचारों का क्या कसूर है? नए मंसूबे लेकर आए लेकिन इनको क्यों तंग किया जा रहा है? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर ये है कि शाहकाम चौक फ्लाईओवर मंसूबा है और 2021 का मुतासिरीन को मुआवजा दिया जा रहा है 2018 के मुताबिक। ये जो हम मेरिट की बात कर रहे थे, इंसाफ की बात कर रहे थे, कहाँ गया है शायद सिपरा साहब इंसाफ? देखें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये शाहकाम चौक जो फ्लाईओवर है इसको बन जाना चाहिए। अब इतने साल हो गए, जब उस्मान बुज़दार साहब हमारे सीएम बने हैं उसके बाद उन्होंने ऐलान भी किया था बाज़ाब्ता तौर पर कि हम इसको बनाएंगे। उसकी क्या वजह है कि इसकी लेफ़्ट राइट पे जितनी सोसाइटीज़ हैं उनका उस चौक में जब ट्रैफिक जाम होता है तो बड़ी मुश्किलात, घंटों ट्रैफिक जाम होता है, उसके बाद आप वहाँ से गुजर सकते हैं।
अगर नहीं बन सकता तो मेरे ख्याल में शहरियों को मजीद अजियत जो है बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे रोड्स हैं जहाँ पर आप डेवलपमेंट शुरू हो रही है, आपकी हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो बन रही हैं और तेज़ी से आबादी उसकी तरफ फैल रही है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि मुतासरीन को क्या मिलेगा। मुतासरीन को कभी मिला है? शाहिद सिप्रा साहब, आपने मंसूबे बनाने हैं शहर में, तरक्याती मंसूबे अगर आप शुरू कर रहे हैं, पाया तकमील तभी वो पहुंच सकते हैं जब उसमें कोई रुकावट ना आए। स्मूथली वो तभी चल सकते हैं जब लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। जब इतने सारे मसाइल के साथ किसी मंसूबे को शुरू किया जाएगा, वो फिर लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय उनके लिए अजियत ही बन जाएगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है। देखें, जब आप किसी की जमा पूंजी जो है उसको औने पौने दामों खरीदने की कोशिश करेंगे तो फिर मज़ाहमत तो आएगी ना। रियासत अगर जबर करने की कोशिश करेगी, कह रही थी, रियासत अगर जबर करेगी तो उसके सामने भी मज़ाहमत आएगी और लोग खड़े होंगे। यहाँ पर भी वही हालात हैं कि आप 2018 में आपने मंसूबा बनाया, सेक्शन 4 आपने लगा दिया कि इसके बाद ना इस अराजी को खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। उस वक्त इनिशियल जो आपका प्रोजेक्ट था वो बहुत कम था, आपने बहुत कम ज़मीन लेनी थी, लेकिन अब उसके बाद आप 70 कनाल पे चले गए। अच्छा, 2018 में जो आपने नोटिफिकेशन किया उसके मुताबिक उस वक्त के रेट्स की अगर बात की जाए और अब के रेट्स अगर अराजी की बात की जाए तो फ़र्क आएगा। लेकिन चूंकि हुकूमत हमेशा औने पौने दामों इसको खरीदती है सेक्शन 4 लगाकर, यहाँ पर भी यही हालात होंगे। चाहे आप 2018 की बात कर लें, चाहे 2020 में देख लें, जो हुकूमत ने सोच रखा है कि हमने इतने पैसे इनको देने, उसके मुताबिक ही इनको दिए जाएंगे। आपने रिवर रावी का थोड़ा जिक्र किया, वहां मुझे बताएं कि 70 लाख एकड़ जो है आप उसको 2 लाख उसकी कीमत मुकर्रर कर रहे हैं और उस पर फिर लोग एहतजाज ना करें, और यहाँ पर भी यही होगा कि ये आपके सारे कमर्शियल जो है अराजी है। आप इस शाहकाम चौक को जब इसको बढ़ाएंगे तो दोनों अतराफ में आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जब आप उसको गिराएंगे तो ये करोड़ों रुपए की वो प्रॉपर्टी जब आप औने पौने दामों खरीदने की कोशिश करेंगे तो ताजर बरादरी, दुकानदार या उनके जो मालकान है वो सरापे एहतजाज होंगे। इसलिए आपने ठीक कहा कि जब बड़ा प्रोजेक्ट हुकूमत शुरू करने जा रही है या मंसूबा कोई बनाना चाहती है तो कम अज कम इतने पैसे दें कि आगे जाकर कोई अपना कारोबार जो है वो चला सके, बजाय कि करोड़ों रुपए की चीज है अब उसको लाखों में लेकर आए और उसका कुछ भी ना बने तो फिर आपको वही अदालत में लोग जाएंगे। के साथ जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जिसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, उस पर क्या गुजर रही है, ये तो कोई ना सोचता है ना कोई सोच सकता है। जिसके साथ ही हो रहा होता है उसी को रियासत को सोचना होता है, आपकी हुकूमत को सोचना होता है। ये बात रियासत सोच क्या रही है? रियासत के दीगर जो प्लानिंग्स हैं, लोगों पर बम जो गिराए जा रहे हैं, जो रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रियासत क्या कर रही है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो शाहिद सिप्रा साहब, आपने बात की थी रियासत की, रियासत ने अवाम के साथ एक और मजाक की है, शायद कह देना बेहतर है या नहीं है, बम गिराया है। मुझे तो समझ नहीं आती कि असल में ये हो क्या रहा है। एक और महंगाई का तूफान, हर महीने आप बजट डिसाइड कर लें, आपने ये भी बीच में डिसाइड करना है कि बिल के इतने पैसे निकाल रहे हैं, ग्रोसरी के इतने पैसे निकाल रहे हैं। पेट्रोल के लिए हमेशा पैसे ज्यादा रखना शुरू कर देने चाहिए, सभी के लिए ये मशवरा है। अब ये पेट्रोल महंगा हुआ, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? इसके बाद जो पूरी महंगाई चलेगी, कैसे रुकेगी महंगाई? अब रियासत क्या प्लान कर रही है? रियासत तो पिछले 2.5 साल से जो मंसूबा बंदी कर रही है आपके सामने ही है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गरीब आवाम की पहुंच में हो, जो मतवसत तबका जो है आसानी से खरीद सके। ये जो जबरदस्त प्लानिंग महंगाई के लिए की जाती है ना, वो मुझे और कहीं नजर नहीं आती। ये प्लानिंग नहीं होती, ये आपकी नहली होती है। ये आप जब नहल हो जाते हैं, जब आपको समझ किसी चीज़ की नहीं आती, जब आप ऑन कैमरा आकर कह देते हैं कि 2-2.5 साल हमें किसी चीज़ का पता नहीं चला, तो फिर ये आपकी नहली जब आप खुद मान रहे होते हैं तो ये होती है। मुझे ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर 15 रोज बाद आप इजाफा कर रहे हैं। माजी में भी होता रहा है, ठीक है, 1 महीने के बाद आपका इजाफा जो है वो नज़र भी आता है कि बैन अवी मार्केट में या जो भी आपके मामलात हैं। ओगरा आपको पिटीशन भेजती है, प्राइम मिनिस्टर साहब एहसान चढ़ा रहे हैं जी, मैं 2 रुपए और कुछ पैसे जो है उसकी कीमत में इजाफा किया है। ओगरा ने तो ज्यादा पैसे मांगे थे। मुझे ये बताएं कि भाई आप एहसान चढ़ाना तो आप कम कीमत करें। बिल्कुल, आपके पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, आपकी ज़राए आमदोरफ्त जो सस्ती है, जिसमें आपकी रिक्शा है, दीगर जो ज़राए आमदोरफ्त है, आम गरीब आदमी की सवारी, उस पर इफेक्ट आएगा। उसके बाद अगर डीजल की कीमत बढ़ेगी तो डीजल की वजह से एक और महंगाई का जो दौरा है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका क्या होगा कि आपकी जितनी ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी होगी, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सारी आपकी डीजल पे है। उसके बाद अशियाए जरूरिया, आपकी सब्जियां, फल, वो तो पहले ही पहुंच में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक दफा फिर मुझे बताएं कि कम कीमत आज तक कोई चीज बता दें, सिवाय एक दफा मुझे याद है कोई 3-4 महीने पहले जब आटे का बहरान था और उस वक्त आई थी कि 1 रुपया सस्ता हुआ है, वो भी चक्की मालकान ने थोड़ा सा वो आवाम पे एहसान चढ़ाया था। अदरवाइज
ये 2.5 साल में कोई एक दिन नहीं आया कि जिस दिन आवाम को कोई खुशी महसूस हुई हो। इसलिए जो तब्दीली के साथ खड़े थे अब वो मुंह छुपाते हैं, बिल्कुल अब वो बात करते हैं, उनको भी कुछ महसूस होता है कि हम जिसके साथ हम नारे लगाते थे उसने हमारे साथ क्या किया है। रोजगार नहीं है लोगों के पास, आपके ज़राए आमदन जो है वो कम हो रहे हैं, महंगाई इस कदर हो गई, एक बजट मुतासिर हो रहा है। आपने ठीक कहा, पहले लोग अपने घर का बजट बनाते थे कि राशन कितना लेना है, बच्चों की तालीम क्या देनी है, फीसिस क्या देनी है, और उसके बाद बिजली गैस पानी के बिल हो गए, ख़त्म हो गया। अब आपको पेट्रोल और ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप इस तरफ लेकर जा रहे हैं, मसनूआत की क्या ये भी बजट में शामिल करना हर महीने महंगी हो रही है, उसके लिए 15 दिन बाद, बिल्कुल आपने सही कहा, 15 दिन महीने में 2 दफा आप इसको बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही है। तो फिर क्या आप आवाम से क्या चाह के आ रहे हैं? आवाम क्या सड़कों पे निकले आपके खिलाफ एहतजाज करें? मेरे ख्याल में तो ये, मुझे बताएं कि आप हाउसिंग सोसाइटीज गिराएं, उनके दफातर गिराएं, आप महल गिरा दें, पैलेस गिरा दें, मेरा और गरीब आदमी का पेट नहीं भरना इससे। भाई हमें इस एहतसाब का नहीं फायदा, हमें इस एहतसाब की जरूरत ही नहीं है। आपको सियासी मफादात होंगे, आपको सियासी फायदा होगा इससे, गरीब आदमी के बच्चों का पेट इससे नहीं भरेगा। अभी आप किसी हुकूमती वजीर से, ओहदेदारान से बात कर लें, आपको ऐसा जबरदस्त बताएंगे कि महंगाई पर किस तरह से काबू पाया है, इशारे कहां पर पहुंच गए हैं, हमने कितना नुकसान मेरे साथ चले ना, मैं कैमरा लोगों पकड़ता हूँ, मेरे साथ किसी एक वजीर को भेज दें, ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम माइक आगे करके लोगों से पूछते हैं, खुद ये चीजें पूछते हैं लोगों की। भाई आप नहीं पूछेंगे तो हम भी ना पूछें, हम आपको आईना दिखाते हैं कि इस वक्त जो गरीब आदमी है वो किस तरह गुजर बसर कर रहा है। सही कहा। जब उसकी मुश्किलात होंगी, आपके देखें 70 to 80% जो लोग हैं वो मतवसत तबका है आपका, उसका गुजारा, वो रोजगार, उसका रोजी रोटी उसी तरह है, तनख्वाहदार है, छोटा कारोबार है, उसने उसी में गुजारा करना है। बिल्कुल सही। आपने कारोबार तबाह किया, साथ में आपने महंगाई कर दी, मुझे बताएं वो कहां से करेगा? फिर आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत देखें, आप कहते थे कि महंगाई बढ़े तो आपका हुक्मरान चोर होते हैं, ठीक है ना, इसका क्या मतलब? आप इसको मैं क्या कहूं? सर आप कौन कौन सी स्टेटमेंट याद कराएंगे? सब स्टेटमेंट से सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अवाम का इस महंगाई पर क्या कहना है हमने आपको वो भी बताना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे फ़खर इमाम। लोग जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मासूम सी रिक्वेस्ट, ये मासूम सी ख्वाहिशें सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब ये एक रवैया बन चुका है, ये एक तासुर बन चुका है कि आपको हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो गैस है, इनकी कीमतों में इजाफा होगा ही। तो फिर कैसी रिक्वेस्ट की जा रही है? फिर आवाम क्यों बारहा हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है, जब हर महीने, हर 15 दिन बाद एक ही मुतालबा किया जा रहा है लेकिन हुकूमत नहीं सुन रही है? जब हर रोज सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हर रोज दालें महंगी हो रही हैं, चीनी महंगी हो रही है, यानी जहां पर हुकूमत आपसे 2 वक्त की रोटी छीनती चली जा रही है, वहां पर क्या तवक्को आप हुकूमत से कर सकते हैं कि पेट्रोल सस्ता कर दिया जाएगा? हर महीने, हर 15 दिन बाद अवाम की यही मासूम ख्वाहिश कि हुकूमत जो है वो महंगाई कंट्रोल कर ले। हुकूमत क्या कर रही है? सिर्फ आपको आके टीवी पे ये बयान दे दिया जाता है कि हमने इशारे यहाँ तक ले आए, करंट डेफिसिट हम कहाँ तक ले आए हैं, हालात ये कहाँ पर हैं? अवाम की कुव्वत खरीद जो है वो जवाब दे चुकी है। अवाम के तासुरात आपने सुन लिए हैं। फ़खर जैसे कि बता रहे थे कि अवाम का ये कहना है कि उनकी सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, 2-2, 3-3 महीने सैलरीज लेट हैं, बजट बुरी तरह से मुतासिर हो गए हैं। कैसे अवाम अपना गुजारा करेंगे? इस पर बारहा यही मुतालिबा कि हुकूमत नोटिस ले, हुकूमत नोटिस ले। खुदारा ये मुतालिबा करना छोड़ दें, क्योंकि किसी ने नोटिस नहीं लेना। यहाँ पर 2 साल से अवाम की चीखें निकल चुकी हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। खैर, ये तो थी सूरत हाल, ये तो थे अवाम के तासुरात। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास हैं जी मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं इतनी महंगाई के बावजूद मोबाइल खरीदने का, क्योंकि एक ज़रूरत बन चुकी है, तो सभी लोगों की ज़रूरत है, तो हम आपको बताते चले रहते हैं कि कौन सा मोबाइल अगर आप प्लान कर रहे हैं ख़रीदने का तो आपको किस कीमत पर मिल सकता है। जी, मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी S9 और इसकी कीमत है आपके सामने 91,000 रुपये। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं, और इसकी कुछ मैं आपको डिटेल्स बताती चलूँ। रैम है इसकी 4 GB, मेमोरी है 128 GB। नेक्स्ट मोबाइल देख लेते हैं जी, कौन सा है? सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 मोबाइल है।
प्राइस है इसकी जी क्या 89,999 रुपीज़ और रैम है इसकी 6 GB, मेमोरी है इसकी 128 128 GB। महंगाई की हम बात कर रहे थे तो नोमान से मैं रिक्वेस्ट ये कर देती हूँ कि थोड़े से सस्ते मोबाइल भी रख दें, मतलब सभी के पास इतने पैसे नहीं है। अगला मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी A70, प्राइस है इसकी 59,999 रुपीज़ और इसकी रैम है 6 GB, मेमोरी है 128 GB। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास जी, कीमतें नीचे जाती जा रही हैं जी, प्राइस है इसकी 40,999 रुपीज़। सैमसंग गैलेक्सी J8 मोबाइल है और रैम है इसकी 4 GB, मेमोरी है जी 64 GB। नेक्स्ट मोबाइल जी है हमारे पास, आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A30, 19,499 रुपये में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। रैम है 4 GB, मेमोरी है जी इसकी 64 GB। तो ये हैं जी सारे मोबाइल रेट्स जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। ऑब्वियसली चीज़ें आपको पता चल जाएं, डिटेल्स पता चल जाएं तो आपके लिए कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है। तो मोबाइल रेट्स आपने जान लिए, आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। अगर आप शॉपिंग का प्लान कर रहे हैं तो कुछ ब्रांड्स हमारे पास हैं जहां पर आपको ऑफ मिल सकती है। सबसे पहले अलकरम स्टूडियो अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। लानुसवर ब्रांड है अप टू 50% ऑफ। निशात लीलन अगर आप जाएंगे यहाँ पर अप टू 60% ऑफ है। वर्दा प्रिंट्स अप टू 50% ऑफ। जी तो नाज़रीन, ये तो थी जहां जहां ऑफ्स लगी हैं आप शॉपिंग कर सकते हैं, जा सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आप कुछ जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। जी तो सबसे पहले आज हमारे पास मीट रेट ज़ेनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर आपको बीफ पर केजी मिल सकता है जी 450 रुपीज़ में 450 रुपए किलो। और इसी तरह बीफ मिन्स यहाँ पर अवेलेबल है 565 565 रुपए किलो में आप खरीद सकते हैं। मटन पर केजी आपको यहाँ से मिलेगा जी 1150 रुपए किलो में। मटन मिन्स आप खरीद सकेंगे 1390 रुपए किलो में। इसके बाद है जी चिकन रेट गवर्नमेंट रेट के मुताबिक सरकारी रेट जिसको कहा जाता है जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 194 रुपए किलो में और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 281 रुपए किलो में। इसके बाद ज़ेनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं रोहू फिश यहाँ पर अवेलेबल है जी 415 रुपए किलो में 415 रुपीज पर केजी। यहाँ से आप रोहू फिश खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये तो रेट्स आपने जान लिए। मीट के एग रेट्स भी हमारे पास हैं, वो भी मैं आपको बताती चलूँ जी। सबसे पहले आती है हमारे पास रिटेल प्राइस और रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 137 रुपए दर्जन में। रिटेल प्राइस आपने जान ली। इसके बाद चलते हैं होलसेल से। अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो 2 रुपए की बचत आप कर सकते हैं, 135 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगर आपने गोरमे पे जाना है तो गोरमे से आप खरीद सकते हैं अंडे 136 रुपए दर्जन में। तो ये है जी एग रेट जो कि डिटेल्स आपने जान ली हैं और किस तरह से आप बचत कर सकते हैं, कहाँ पर जाएंगे तो क्या रेट होंगे, ये हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और मुझे शामिल करना है अपना अगला सेगमेंट और आपको बताना है माल का हाल क्या है। गैर मुल्की करेंसी रेट्स हैं हमारे पास, आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करने वाले हैं शहर में एक नई मुहिम का आगाज हुआ है। टाइफाइड के केसेस बढ़ने पर
ये इनिशिएटिव लिया गया। पंजाब में पहली बार टाइफाइड मुहिम का आज से बाकायदा आगाज होने जा रहा है। ये मुहिम क्यों शुरू की जा रही है, इसका मकसद क्या है, कितने बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, किस एज ग्रुप तक के बच्चे ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, फिर इसके साथ साथ ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वैक्सीन की अहमियत क्या है, वो हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि ये चीज़ें तमाम मुहिमात जो शुरू की जाती हैं, आपके बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए इसका जो है वो आगाज़ किया जाता है, तो आपका ताउन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो पोलियो की वैक्सीन है, चाहे वो टाइफाइड की वैक्सीन है, मकसद ये होता है कि आपके बच्चों को महफूज रखा जा सके, तो आपका एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। आपको बताएंगे कि किस हद तक ये वैक्सीन मौसर है, किस एज ग्रुप के बच्चे ये लगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हम इस पर बात करने वाले हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, शहर में आज से टाइफाइड मुहिम का बाकायदा आगाज किया जा रहा है। पंजाब में पहली बार इस मुहिम का आगाज किया गया है। तो जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि ये मुहिम क्यों शुरू की जा रही है, इसका मकसद क्या है, टाइफाइड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस प्रोग्राम के थ्रू हमने कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि टाइफाइड के बहुत ज़्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं। तो ये वैक्सीन किस हद तक मौसर है, किस हद तक आपको महफूज रख सकती है, टाइफाइड से बचाव के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, अलामात इसकी क्या हैं, इसका तरीका इलाज क्या है, और अगर आप बर वक्त इलाज नहीं कराते तो खुदा ना खास्ता इसके नताइज क्या हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले फोकस हमने जिस चीज़ पर करना है वो है एहतियात, क्योंकि एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर ही होती है। तो एहतियात का आपने ज़रूर दामन हाथ से जाने नहीं देना। खुदा ना खास्ता इसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर इलाज तो है ही, उसका तरीक़ेकार बेहतर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपको साथ कराना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, हेड पेडियाट्रिक मेडिसिन है, लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है। राव साहब, आज से बाकायदा 15 रोजा मुहिम का आगाज होने जा रहा है। मुझे सिर्फ ये बताएगा ये मुहिम क्यों शुरू की जा रही है, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, और मुहिम को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, कितना टारगेट रखा गया है, ये 15 रोज की इस मुहिम में किस तरह से सारी प्लानिंग की गई है, डिटेल में बताइएगा। आज से शुरू हो रही है और ये 15 रोज तक जारी रहेगी। 9 माह से 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जाएगी। आपको ये बताएं कि इस हवाले से अब इसको बाकायदा, चूंकि मुसलसल ये 15 रोज तक कैंपेन रहेगी। हेपेटाइटिस की ज्यादा शिकायत थी, टाइफाइड बुखार चूंकि बच्चों में बहुत ज्यादा शिकायत हो रही थी, तो इस वजह से बुनियादी इसका जो नुक्ता है वो यही है। इसका फैसला किया गया है कि ये जो कैंपेन है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस कैंपेन को लीड कर रही है और मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो ये 50 लाख बच्चों का टारगेट सेट किया गया है इस कैंपेन में। और इस कैंपेन का जो बुनियादी नुक्ता वो है भी यही कि 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को ये जो वैक्सीनेशन है लगाई जाएगी। इसका बाकायदा इफ्तिताह तो किया जा चुका है, बल्कि आज तमाम जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, जिनमें एडिशनल कमिश्नर्स लेवल के और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ये मुतलका अस्पतालों में भी जाएंगे। इसी तरह से टीम्स का भी जो है वो दौरा करेंगे और टीम से भी इस हवाले से आगाही हासिल करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग। अच्छा राव साहब, लोगों की सहूलत के लिए मुझे ये बता दीजिएगा कि लोगों ने अपने करीबी अस्पताल में जाना है, सेंटर्स कायम किए गए हैं, लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि उन्होंने कहाँ जाके अपने बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन करानी है? देखिए, इस वैक्सीनेशन के हवाले से बाकायदा एक मौसर जो कैंपेन है वो भी लॉन्च की गई है। टीवी इश्तिहारात, सोशल मीडिया के जरिए भी बताया गया है। ये बिल्कुल इसी तरह की कैंपेन है जिस तरह से जो पोलियो की टीम्स घर घर जाती हैं। ताहम अब चूंकि आज स्कूल्स भी खुल चुके हैं और टारगेट यही है कि कोई बच्चा इससे रहे ना। खास तौर पर जो बार बार जिक्र किया जा रहा है कि 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को ये टाइफाइड की जो वैक्सीनेशन है ये लगाई जाएगी। ये तकरीबन 10 ऐसी जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनसे बच्चों को निजात दिलाई जा सकेगी और इसके लिए
जो टीम्स हैं वो भी तश्कील दे दी गई हैं। तकरीबन 5500 से जायद 5500 से जायद टीम्स होंगी जो घर घर जाएंगी, और इसका पैटर्न बिल्कुल वही रखा गया है जो कि पोलियो कैंपेन के हवाले से था। इसमें मुख्तलिफ औकात में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है उसके अफसरान भी इनकी मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि ज़िला इंतजामिया के जो अफसरान हैं वो भी बाकायदगी से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इस मुहिम में 336 जो साइट है उनको फिक्स किया गया है। 2603। ठीक है नाउदर शाह, थैंक यू सो मच। आपने डिटेल में बता दिया कि क्या प्लानिंग की है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से। इस मुहिम को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीड कर रही है, तो प्लानिंग क्या की गई है राव साहब हमें बता रहे थे। अब मुहिम पे तो हम बात करेंगे, वैक्सीनेशन पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन टाइफाइड है क्या ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम मरहलावार आगे आते हैं और जानते हैं कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है बच्चों को लगाने के लिए। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे, क्योंकि हमने अभी भी देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो बच्चों को पोलियो की वैक्सीन लगाने से भी अभी भी गुरेजा हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहली दफ़ा ये शुरू की जा रही है, लोगों को इस पर जो है मेंटली रेडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम डॉक्टर साहब से आगाज़ कर लेते हैं कि टाइफाइड असल में क्या है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, अलामात इसकी क्या है। जी डॉक्टर साहब कहिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, टाइफॉइड एक बीमारी है, जरासीम है सैल्मोनेला टाइफी। अब ये मुंह के जरिए आपके जिस्म में दाखिल होता है। बुनियादी तौर पे टाइफॉइड अंतड़ियों का बुखार है। ठीक है। अब जब ये गंदे आलूदा पानी के ज़रिए, अनकुक्ड फूड के ज़रिए, सब्जियां धुली ना हो उनके ज़रिए, खुली जगह कोई आलूदगी मौजूद हो उसके ज़रिए, साफ़ पानी या उबाल के ना पिया जाए उसके ज़रिए जब ये जिस्म में चला जाता है तो ये अंतड़ियों के ज़रिए बहुत सी जगह फैल सकता है। सही। ये ब्रेन में जा सकता है, गर्दन तोड़ बुखार कर सकता है, ये हार्ट में जा सकता है, मायोकार्डाइटिस यानी हार्ट के मसल की सोजिश कर सकता है, ये जिगर में जाके हेपेटाइटिस कर सकता है, ये बोन में जाके उसकी इन्फेक्शन कर सकता है। ये लाइक आप समझिए कि करीबन तमाम एरियाज़ में टाइफाइड का जरासीम अंतड़ियों में जा करीबन यहाँ तक नौबत आती है कि खुदा न खास्ता अगर ये लेट स्टेजेस में चला जाए तो अंतड़ी फटने तक का इम्कान होता है। अल्लाह ताला रहम। तो उसमें लाइक ये है कि इसको बुखार इसका इतना लंबा होता है कि बच्चे 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते बुखार में रहते हैं। अस्पतालों में उनका स्टे बहुत लंबा होता है। बहुत डॉक्टर साहब मुझे ये भी कहिएगा कि बुखार के साथ भी इसकी कोई स्पेसिफिक अलामात होती है? बुखार के साथ पेट में दर्द होना पहली बात है। इसका बुखार आहिस्ते आहिस्ते चढ़ता है, यानी स्लो फीवर स्टार्ट होगा, करते करते 103 104 पे 3-4 दिन में चला जाएगा। उसके साथ कै आना, पेट में दर्द होना, और उसके साथ लाइक जिस्म पूरा बहुत ज़्यादा टूटना, थकावट होना, नकाहत होना, और उसके साथ आपकी ना अलामात, ये बुखार मुसलसल चलता जाता, किसी आम दवा को आसानी से रिस्पॉन्ड नहीं करता। यहाँ देखिए ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि 80s में जो टाइफाइड था, सही, वो सिंपल एम्पिसिलिन, सेप्ट्रॉन, क्लोरमफेनिकॉल से ठीक होता था। इसको कहते थे नॉन रेजिस्टेंट टाइफाइड। फिर एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ कि एक MDR टाइफाइड, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड आया। अब ये कौन सा टाइफाइड था जो उन सारी दवाइयों से ठीक होना बंद हो गया बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, और सिर्फ सेफेक्साइन या सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन तक बात आ गई। फिर वो भी करीबन 2 दहाइयाँ चलता रहा। उसके भी बेजा इस्तेमाल का नुकसान क्या हुआ कि अब हैदराबाद में नवंबर में पहला केस डिटेक्ट हुआ एक ऐसे टाइफाइड का जो किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा था। और कल्चर पे ये पता चला कि सिर्फ एक शरबत एजिथ्रोमाइसिन गोली है शरबत और एक इंजेक्शन मेरोपेनम जो कि इंतहाई महंगा और तेज इंजेक्शन है, सिर्फ उससे ठीक होगा। इसका नाम रखा गया एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट। अब एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस सिंध से होता हुआ तमाम पाकिस्तान में, खासकर पंजाब में इस रफ्तार से फैला है कि हमारे अस्पतालों में पिछले 1-1.5 साल के अंदर मेजॉरिटी केसेस वो आए जो एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस के थे। डॉक्टर साहब हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने बताया मेजॉरिटी केसेस इस टाइप के सामने आना शुरू हुए, तो इस पर फिर वैक्सीन की अफादियत क्या है, कितनी ज़रूरी है, इस पर भी मुझे बात करनी है। फिर ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खासी डिटेल में डॉक्टर साहब ने बताया कि टाइफाइड कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन सी शक्ल इख्तियार की, और अब जब जो टाइफाइड की शक्ल डॉक्टर साहब ने बताई है उसके बाद वैक्सीन की इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी ज़रूरी है, सभी लोगों को क्या ये वैक्सीन अपने बच्चों को लगवानी चाहिए, और फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये वैक्सीन महफूज है भी या नहीं है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा जी, सबसे पहले वैक्सीन की हम तफसील जान लेते हैं कि ये पिछली वैक्सीन से कैसे फ़र्क है। बहुत से लोग जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बच्चों को किसी ज़रिए से टाइफाइड की एक वैक्सीन लगवाई होगी।
वो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन थी। सही। पॉलीसेकेराइड वैक्सीन का इफेक्ट था 60% से 70-80% तक, यानी 20-25% बच्चों को वो इफेक्ट भी अच्छा नहीं करते। सही। नंबर 2 ये कि वो इतनी मजबूत नहीं होती कि वो ज़्यादा देर तक अपना असर रखे, 2 साल बाद दोहरानी पड़ती थी, 3 साल बाद दोहरानी पड़ती थी। अब ये आई है कॉन्जुगेट वैक्सीन, दुनिया की ये चौथी कॉन्जुगेट वैक्सीन है। इससे पहले जो तीनों कॉन्जुगेट वैक्सीन हैं उनमें से 2 हमारे ऑलरेडी स्केड्यूल में शामिल हैं, गर्दन तोड़ बुखार की भी, नमूनिया की भी। कॉन्जुगेट वैक्सीन का मतलब ये होता है कि आप एक एंटीजन के साथ एक मजबूत एंटीजन अटैच करते हैं, चुनाचे उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म में ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो ज़्यादा असर होती है, असर उसका अच्छा होता है और ज़्यादा देर तक असर रहता है। चुनाचे अब ये वैक्सीन जो आई है, अगर कोई ये कहे कि मैंने साल पहले अपने बच्चे को टाइफाइड लगवाई थी तो मैं ना लगवाऊं, तो वो गलती पे होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि पैदाइश के टाइम भी तो बच्चों की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें अगर कुछ पेरेंट्स लगवा चुके हैं तो क्या वो दोबारा भी अपने बच्चे को ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए, ये वैक्सीन हुकूमत जो है ये फर्स्ट टाइम हमारे पास प्रोग्राम में इंक्लूड हो रही है। इससे पहले लोग कहीं से प्राइवेट खरीद के लगवाते थे और मैंने वही अर्ज किया कि जो पहले लगती थी ये वैक्सीन है ही नहीं। सही। ये इंतहाई आप समझे जूद असर और बहुत अच्छी वैक्सीन है, नई आई है, इफेक्टिव बहुत है और ये सिंध में ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान लगा चुकी है और इसकी पूरी मुहिम 2019 में अक्टूबर-नवंबर में हो चुकी है। सही। और वहाँ पे इसका बहुत अच्छा नतीजा देखने में आया, बिकॉज जिस रफ्तार से टाइफाइड इस तरह फैल रहा है, अगर खुदा ना खास्ता बच्चे टाइफाइड जैसी बीमारी से हॉस्पिटल में स्टे करें और ठीक ना हो और नुकसान में जाएं और जानलेवा साबित हो तो कितना दुश्वार काम है। तो ये हुकूमत का बहुत ही ऐसा इक़दाम है कि बड़े राइट टाइम पे ये वैक्सीन है और बाकायदा रिसर्च भी चल रही है कि वैक्सीन से पहले, वैक्सीन लगने के बाद इसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये सिंपल ऐसे नहीं कि वैक्सीन लगाई जा रही है, हुकूमत इस पर पूरी नज़र रखेगी। सही, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। डॉक्टर साहब, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होते हैं माशाल्लाह, मुझे ये बताइएगा कितने बच्चे टाइफाइड के बुखार के साथ एडमिट होते हैं? मैं अगर आपको मई से लेकर अपने जनवरी का डाटा बता दूं तो 1000 से ऊपर केस तो दाखिल हुए और जो आउटडोर में आए, इमरजेंसी में आए, उनकी तादाद इससे दुगनी तिगनी होगी जिन्होंने ओपीडी बेसिस पे किया। और जो हमारे पास उसमें से भी करीबन हमारे जो कल्चर, क्योंकि जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लोग आते हैं पहले से एंटीबायोटिक्स लेते हुए आते हैं। सही। अगर एंटीबायोटिक आप पहले से ले रहे हो तो कल्चर आसानी से उनका ग्रो नहीं करता। येट हमारे को 25 से 30% का कल्चर जो ग्रो किया वो 90-95% XDR टाइफाइड था। अच्छा। और वो सारा डाटा हुकूमत के पास में हमारा जा रहा है रेगुलर बेसिस पे डीजी हेल्थ डिपार्टमेंट में, और इतना XDR टाइफाइड आ रहा था कि हर बच्चे को हमारे पास सवाए मेरोपेनम या एजिथ्रोमाइसिन देने के कोई ऑप्शन ही नहीं बच रही। सही, यानी ये हालात थे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों को मैं ऐसे भी जानती हूँ, मैं अपनी फैमिली में भी 1-2 केसेस ऐसे सुन चुकी हूँ, 1-2 महीने बाद रेपिटेशन से टाइफाइड का हो जाना, ये क्या है? मतलब आपने मेडिसिन भी ली, बच्चे को एहतियात भी आप पूरी करा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 2 महीने गुजरने के बाद आप देख रहे हैं बच्चा फिर एक दफ़ा से 15 दिन के लिए बुखार है और टाइफाइड फिर से हो रहा है, इसकी कोई खास वजह भी हो सकती है? यही तो ज़रूरी, अब यहाँ पे आके वैक्सीन की अहमियत समझ आती है। देखिए, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, खसरा है, एक बार हो जाए दोबारा नहीं होता। चिकन पॉक्स है, उसकी ऐसी इम्यूनिटी बनती है, लाइफ लॉन्ग होती है बॉडी में, एक बार हो जाए दोबारा नहीं होता। टाइफाइड के बार बार होने के इम्कानात होते हैं। इसमें एक और बहुत बात इंपॉर्टेंट वालिदैन को समझानी ज़रूरी है कि इसमें एक कैरियर स्टेट भी होता है। अच्छा। कुछ बच्चों में या कुछ बड़ों में जब टाइफाइड होता है तो मुकम्मल ख़त्म नहीं होता, उनके पित्ते में उसके असरात, उसका जरासीम रह सकता है। सही। जो वो मरीज़ बज़ाहिर बिल्कुल ठीक होगा, हमारी आपकी तरह नॉर्मल होगा, उसके फुजले में ये टाइफाइड का जरासीम निकलता जाएगा। अगर वो किसी को फूड सर्व करता है फॉर एग्जाम्पल, तो बड़ी आराम से वो लोगों को फैला देता है। हम जो कहते हैं रेस्टोरेंट्स में खाना खाना या कच्चा फूड खाना या सैलड खाना या बाजार से लेके खाना या सब्जियां ना धो के इस्तेमाल करना, उसकी वजह ऐसे ही है कि माशरे में ऐसे बेशुमार कैरियर्स मौजूद हैं जिनको खुद भी मालूम नहीं कि वो टाइफाइड ख़त्म होने के बाद कैरियर हो चुके, और वो अपने इस जरासीम को ना सिर्फ खुद के आसपास लोगों को बल्कि दूर भी लोगों को, अगर वो फूड इंडस्ट्री में। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो आप कैरियर का वर्ड यूज कर रहे हैं, जिसको खुद भी पता नहीं है कि वो टाइफाइड का कैरियर है और वो आगे फैला भी रहा है, उसके लिए वैक्सीन की अहमियत क्या है? देखिए, बेसिकली तो आपने उससे दूसरों को बचाना है। ठीक है। उसका एक अलग ट्रीटमेंट है, कैरियर का पूरा ट्रीटमेंट प्लान है। अगर उसका स्टूल कल्चर उसको करवाना चाहिए, आइडियली टाइफाइड जब इलाज उसका खत्म हो तो उसके बाद बच्चे या बड़े का स्टूल कल्चर फॉलो होना चाहिए। ठीक है। अगर वो एक मुकर्ररा मुद्दत करीबन साल बाद भी उसका कल्चर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब स्टूल का कि वो कैरियर है। उसका एक ट्रीटमेंट प्लान अलग है। ठीक है। जो वैक्सीन का फायदा ये होगा कि अगर जिसको वैक्सीन लगेगी, अगर वो कैरियर के जरासीम के अगेंस्ट सामने आता भी है तो वो 5-6-7 साल तक बच्चा महफूज है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन से एक इम्पैक्ट किया जाता है कि छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन कराई जाती है, पोलियो वैक्सीन हो गया, दीगर वैक्सीन भी हम देखते हैं वो सिर्फ छोटे बच्चों को ही कराई जाती है। नॉर्मली 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए
ये वैक्सीन होती है, लेकिन यहाँ पर तो 15 साल की एज तक के बच्चे ये वैक्सीन लगा सकते हैं। मुझे इस बारे में बताइएगा, क्या तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए लेके जाएं जो 15 साल की उम्र तक है? देखिए, पहले ये कॉन्सेप्ट था, जिस वक्त पिछली पॉलीसेकेराइड वैक्सीन थी वो 2 साल की उम्र से पहले लगाई नहीं जा सकती। सही। अब ये 6 माह से भी ऑनवर्ड लगाई जा सकती है। कॉन्जुगेट वैक्सीन है, ये ज़्यादा सेफ है, चुनाचे यही इसके सेफ होने का सबूत है कि ये छोटी उम्र पर लगाई जा सकती है। दूसरा, हमारे पास जो टाइफाइड के बच्चे आए वो सिर्फ छोटी उम्र के नहीं थे, हर उम्र के बच्चे मौजूद थे। और बड़े बच्चे स्कूलों से, जिसका कैंटीन में कहीं खा लिया, बाजार से बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, डिलीवर घर करवाते हैं, तो बड़े बच्चों में तो ये रुझान इस कदर ज़्यादा था कि हमारे पास बेशुमार बच्चे 8, 9, 10, 14, 15 साल की उम्र के थे। चुनाचे ये 9 माह की उम्र से 15 साल के तमाम बच्चों के लिए ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और वालिदैन को इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए और हुकूमत की इस इक़दाम से फ़ायदा उठाना चाहिए कि इतना इम्पॉर्टेंट मौके पर ये वैक्सीन लगाई जा रही है। आगे खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल है कि अगर एजिथ्रोमाइसिन भी रेजिस्टेंट हो गई तो फिर कैसे इलाज होगा टाइफाइड? बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने बात की है। और दूसरा, इस मुहिम को कामयाब आप लोगों ने बनाना है, आप लोगों के लिए ही ये मुहिम शुरू की गई है, आप लोग के बच्चों की हिफाजत के लिए की गई है। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं, अब ये कोविड वैक्सीनेशन बहुत सारे लोगों ने रजा कराना तौर पर लगाई भी, और मैंने देखा जिन्होंने वैक्सीन, हमारे अपने ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने, वो कहते हैं जी अभी हमें कोरोना नहीं हो सकता, तो क्या जो वैक्सीनेशन बच्चा करा लेगा उसको टाइफाइड नहीं हो सकता? देखिए, इस कॉन्जुगेट वैक्सीन की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है पिछली वैक्सीन के मुकाबले में, और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्कान है और सिंध में स्टडी से प्रूव भी हुआ है कि उसके बाद एक लंबी मुद्दत तक बच्चा टाइफाइड से महफूज हो गया। जबरदस्त। चुनाचे इस वैक्सीन को ज़ाया मत किया जाए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। और जब स्पेशली गवर्नमेंट इसको इतना, आप देखिए गवर्नमेंट इसको ऑल आउट है, पूरा महकमा सेहत का, सारी मशीनरी इस पे इस काम पे लगी 5500 टीमें तश्कील दी गई हैं। और आप देखिए 50 लाख बच्चों को लगना। अभी ये मुहिम आगे चलेगी, ये नेक्स्ट ये मई में जाकर, अभी तो 12 अजला में हो रही है ना, मई में जाके मजीद ये पंजाब में फैलाई जाएगी, उसके बाद KPK में, बलोचिस्तान, सब जगह होगा। तो इसमें पेरेंट्स को कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का कोऑपरेट जो है इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों को? देखिए, इसमें मैसेज पहली बात ये कि साइड इफेक्ट्स का लोग ना घबरा जाते हैं, बुखार हो जाता है। बिल्कुल, वो वैसे भी वैक्सीनेशन कराएं बच्चों को, बड़ा नहीं होगा बिल्कुल। रोजाना सैकड़ों बच्चे अस्पतालों में जाके बुखार की वजह से इलाज करवाते हैं। अब वो किसी ने टीका लगाया होगा कि जी मुझे शाम को बुखार हो गया, तो बुखार तो रोजाना सैकड़ों लोगों को वैसे भी हो रहा है, आप कोइंसिडेंटली जोड़ लेंगे, फिर बच्चा खौफजदा, टीके से लोग बच्चे को चीखो पुकार कर देते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा। अगर कोई बड़ा साइड इफेक्ट जेन में आता है, जितना भी WHO के मुताबिक रेयर है, इसके साइड इफेक्ट, बड़े साइड इफेक्ट रेयर हैं, तो इसको छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स के पीछे, बच्चों को बुखार, टीके से 1.5 महीने के बच्चे को आप DPT का इंजेक्शन लगाते हैं, उसको बुखार, अगर 1.5 महीने का बच्चा बुखार बर्दाश्त कर सकता है तो 8-10 साल का बच्चा क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल। और फिर ये आपके बच्चे की हिफाजत के लिए है, आपके बच्चे की सेहत के लिए है, तो जरूर आप इससे फायदा उठाएं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से आज से इस मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। आप अपने किसी भी करीबी अस्पताल में भी जा सकते हैं, अपने बच्चे को वैक्सीन लगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत जबरदस्त चीजें आपने बताई हैं। पेरेंट्स जो घर में बैठे हैं, मेरे ख्याल से अब वो प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश ही होती है कि कुछ छोटे छोटे आपके मसाइल जो हैं वो डिस्कस करते रहें, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें कि किस तरह से आप अपने आप को जो है महफूज भी रख सकते हैं। अगर आपके कोई मसाइल है तो टाइम टू टाइम हम उसको हाईलाइट भी करते रहते हैं। आप हमें अपना फीडबैक देते हैं, हमें इश्यूज़ बताते हैं किस पे बात करनी चाहिए। हेयर फॉल पे लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं जी बात करें, हमें बताएं कि किस तरह से हम हेयर फॉल का खात्मा जो है मुमकिन बना सकते हैं। तो आज हमने सोचा कि आपकी ये भी मुश्किल आसान कर देते हैं। तो हेयर फॉल किस तरह से इससे बचा जा सकता है, वजूहात इसकी क्या क्या होती हैं, अगर है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है। तारुफ आपके साथ कराऊंगी। डॉक्टर अरीज खालिद ने हमें ज्वाइन किया है और ये जी हैं जी कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक, इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सभी में, मुझे तो लगता है इक्वली ये हो रहा है। स्पेशली इसकी वजह क्या होती है? स्पेशली इसकी ना वजह जो है इनहेरिटरी, अगर ये आपकी इनहेरिटेंस में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बल्कि मैक्सिमम वजह जो होती है हेयर लॉस की वर्ल्ड वाइड वो यही होती है।
उसके बाद एज फैक्टर, जैसे जैसे आप एज करते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि थिनिंग ऑफ हेयर, हेयर लॉस, ये सब कुछ होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, इसके अलावा थायराइड के इश्यूज जिनको होते हैं उसके साथ भी पहले तो दौर में अगर देखें हमारी दादियाँ नानियाँ एक स्पेसिफिक एज में भी जाके अच्छे खासे उनके बाल होते थे। इसकी वजह ये होती थी ना, उस वक्त जो है वो डाइट अच्छी होती थी और दूसरी वजह ये कि खालिस होती थी। ठीक है, अब हमें कोई भी चीज़ खालिस तो मिल नहीं पाती है और ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज हार्मोन इंड्यूस्ड। ठीक है, कोई भी चीज़ प्रिजर्व चीज़ें, फास्ट फूड हम खाने, ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। ठीक है, वो हमें डेली रूटीन में उस तरह से नहीं पता चल रहा होता, लेकिन आपके जो बॉडी में सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो एक इंडिकेशन होती है इस चीज़ की कि कुछ गलत हो रहा है। आपने कहा बॉडी में सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लोगों को इन सिम्टम्स का नहीं पता, तो मैं चाहूँगी कि आप बता दें। हेयर लॉस से अगर रिलेटेड है, सबसे पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल क्या है। जब नॉर्मल पता होगा तो फिर आपको पता होगा कि हाँ एबनॉर्मल क्या है एग्जैक्टली। नॉर्मल हेयर फॉल आपका 50 to 100 पर डे इज कम्प्लीटली फाइन। ओके, इतना अगर है तो फिर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है डेफिनेटली यू कैन नॉट काउंट के जी अच्छा इतने गिर गए या उतने गिर गए, वो तो आप नहीं कर सकते। तो उसमें जब एक बंदा जिसको लग रहा है कि अच्छा मेरे थोड़ा बढ़ रहा है, जितने गिरते थे उससे कहीं ज़्यादा, ठीक है, उसके पीछे आपकी कॉजेज़ डिफरेंट हो सकती हैं, जिसमें अगर आपको लग रहा है कि अंडरलाइंग इशू भी है, कोई स्ट्रेस है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको सडन स्ट्रेस इस किस्म की चीज़ में ले जाती है जिसमें आपके हेयर लॉस हो जाते हैं। सही, कीमोथेरेपी के साथ ये एसोसिएटेड है और इस पर भी बात करना चाहती हूँ कि क्योंकि जाहिर है कि जो लोग जा रहे होते हैं, इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से भी परेशान होते हैं कि उनकी पर्सनालिटी डेफिनेटली वो इस चीज़ से फेस कर रहे होते हैं कि जब हमारे बाल कम हो जाएंगे या गिर जाएंगे। तो ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो कीमोथेरेपी के साथ एसोसिएटेड हेयर लॉस है दैट इज़ नॉट परमानेंट। ठीक है, आपके बाल पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे वापस। सही, ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर बॉडी, डेफिनेटली ये ऐसी चीज़ें जो वापस आ अच्छा, कुछ हम नॉर्मली लोगों का बिहेवियर सुनते हैं, आई डोंट नो ये मिथ्स हैं कि इसमें कुछ रियलिटी भी है कि मौसम की तब्दीली के असरात आपके ऊपर हो रहे हैं, मौसम ड्राई हो रहा है तो बाल आपके गिर रहे हैं। एग्जैक्टली, विंटर के अंदर वैसे भी जब रिसर्च आपकी की गई तो विंटर के अंदर हेयर फॉल का रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू समर। समर के अंदर आपकी वैसे भी जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, दूसरा कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वहाँ पर भी आप ये कहते हैं कि एनालिसिस किया गया है कि एशियंस के अंदर जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ फास्टर एज कम्पेयर टू अफ्रीकन्स में सबसे कम है उनका ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बेसिकली एसोसिएटेड होती हैं। दूसरी आपकी जीन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मौसम का फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है। सही, ठीक है, जितना सब, क्योंकि समर के अंदर वैसे भी आप हाइड्रेटेड रहते हैं, विंटर के अंदर आपका बेसिकली आप हाइड्रेशन भी इतनी नहीं ले रहे होते हैं और डाइट भी इतनी आमतौर पे, क्योंकि देखा ये गया कि विंटर के अंदर इतनी अच्छी नहीं जा रही होती। हालांकि विंटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं बालों के लिए। सही, नट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो डेफिनेटली आप विंटर ही में खा सकते हैं, ऑल्दो कोई प्रॉब्लम नहीं है समर में लेने में, लेकिन विंटर में डेफिनेटली बहुत आराम से अवेलेबल होते हैं। ओट्स हैं, सही, दलिया, बनानास, केले, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बड़े आराम से और हर बंदा अफोर्ड कर सकता है और हर मौसम में आपको मिल जाता है। स्पिनच आपकी हर बंदा ले सकता है। और असल में बात ये होती है कि लोग सिर्फ ये समझते हैं कि शायद कोई एक चीज़ है जो बालों के लिए ज़रूरी है। एक चीज़ नहीं है। यू नीड प्रोटीन, यू नीड वाइटामिन, यू नीड मिनरल्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आयरन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एनीमिक हो रहे हैं तो भी आपका हेयर लॉस होगा। सही, अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है घरेलू टोटके आजमाते हुए। आप सोशल मीडिया अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट चीज़ें भरी मिलती हैं कि फ़लाँ तेल बना लें, मिक्स तेल कर लें। अब हम लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस होकर फ़ौरन उस तरफ चले जाते हैं कि जो ये चीज़ें हैं इससे आंवले रीठे का इस्तेमाल आप कर लें, ये कितनी मौसर है? ये इनकी डेफिनेटली जो आंवला रीठा है इसकी देखा गया है कि फ़ायदियत है, बिल्कुल है। ऑयल्स के अंदर जो बेस्ट है वो कोकोनट ऑयल है, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर सिंक करता है और बहुत अच्छी हाइड्रेशन है उसकी, वैसे भी वो नेचुरल एक शाइन देता है, मॉइस्चर को लॉक रखता है। ऑयलिंग का लेकिन मतलब ये नहीं है कि आपने ऑयल लगाया तो 4 दिन सर से उतारा नहीं। ठीक है, हम लगाते हैं और हमने बस उसके बाद उसको उतारना ही नहीं है, 1 दिन नहीं उतारना, 2 दिन नहीं उतारना, वो साथ डर्ट
शामिल हो कि वो अजीब सा कुछ बना होता है। और कुछ मेरे जैसे लोग भी होंगे, जब तो पूरी तरह से बाल आपके ऑयल से भर नहीं जाते तब तक आपको पता नहीं चलता कि ऑयल लगा है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब एक दफा आपने लगाया, बेशक आप जितना मर्जी लगाएं, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि वो 2-3 घंटे इनफ है। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा अगर आपने रखना है तो जस्ट ओवरनाइट, सही, दैट्स इट। लेकिन आपने बिल्कुल उसको सैचुरेट करके, यानी शावर लेने से आप 2 घंटे पहले भी बालों में ऑयलिंग कर रहे हैं तो दैट इज इनफ। आपने जो उससे लेना है ना, ऑयलिंग के बेनिफिट्स आपने, वो उस 2-3 घंटे में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आप इससे जब ज्यादा टाइम बढ़ाएंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सही सही। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप इसका ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है कि आप गर्म पानी से बाल धो रहे हैं, तो आपके सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल होता है ना। मैं तो गर्म पानी के अलावा बाल नहीं धो सकती हूँ, मैं बहुत दफ़ा ये कह चुकी हूँ। आपका शैम्पू करने का तरीका भी, अगर आप ज़ोर ज़ोर से बालों को अपने रब कर रहे हैं, फिर अगर आप टॉवल से बाल ड्राई कर रहे हैं, ये चीज़ें कितनी मैटर करती हैं? बहुत ज़्यादा आना मैटर करती हैं। जहाँ तक बात आती है बहुत ज़ोर से शैम्पू करने की या बहुत ज़्यादा, वो नहीं करना चाहिए। फ्रिक्शन जहाँ क्रिएट होगी वो आपके बालों के लिए अच्छी नहीं होगी, वो हेयर फॉलिकल को डैमेज करेगी। सही। एंड जस्ट कीप इन माइंड वन थिंग कि जब तक वो डैमेज है तब तक चांसेस हैं कि शायद वो आ जाए, लेकिन इफ़ हेयर फॉलिकल्स आर डिस्ट्रॉयड तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि वो दोबारा आएँ। ठीक है। उसमें आपकी जो हॉट वाटर की आप बात कर रही हैं, हॉट वाटर के साथ बहुत ज़्यादा अगर पानी गर्म है तो डेफिनेटली वो आपके बालों के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा। इसलिए जस्ट मेक श्योर कि वो एक ल्यूक वार्म वाटर हो। ठीक है। आप हायर टेम्परेचर्स पर जाएंगे, चाहे हायर टेम्परेचर्स किसी भी चीज़ के हैं, जिस आप लोग स्टाइलिंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, अब मसला ये है कि आप अवॉइड तो नहीं कर सकते स्टाइलिंग को ना, आपने चीज़ों को मॉडिफाई करना है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप ज़रा लो टेम्परेचर्स पे करें। सही। करें, सब कुछ करें, लेकिन ज़रा लो टेम्परेचर्स पे उसकी आप ये कह लें कि अगर लिमिट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स कि आप बहुत ज़्यादा ना करें, नेसेसरली करें। और तीसरी चीज़ जो बहुत आराम से अवेलेबल है, दैट इज़ प्रोटेक्टिव लेयर्स। ठीक है। प्रोटेक्शन आप ज़रूर लें, जो हीट प्रोटेक्टर्स आते हैं वो आप ज़रूर लें। सही। जो बात आ जाती है, आप बात करें टॉवल की, डेफिनेटली वो जो हम बालों पे बांध के और फिर वो हम रब कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ऑनेस्टली अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि टॉवल को मत यूज़ किया करें। इफ़ यू वांट टू यूज़ तो आप एक टी शर्ट जो हर घर में होती है वो आप लेके उससे बस आप पानी सोक कर लें और जस्ट लेट इट एयर ड्राई। ठीक है। डोंट यूज़ ड्रायर्स। ठीक है। जब आपके लिए पॉसिबल है तो लेट इट एयर ड्राई। और तीसरी चीज़ आप इसको कर सकते हैं वो ये कि अपने पिलो केसेस को चेंज कर लें। अगर इफ़ यू यूजिंग कॉटन, ठीक है, कॉटन आपके बालों में से मॉइस्चर ले जाएगा। ठीक है। अच्छा। और उसके अलावा उसमें बैक्टीरियाज बड़े आराम से ग्रो करते हैं। सिल्क के यूज़ करें। सिल्क जो है दैट इज़ नॉन एब्जॉर्बेंट। ठीक है। और दूसरा वो आपके मॉइस्चर को लॉक रखेगा और उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी कुदरती तौर पर होती है। सही, बहुत ज़बरदस्त। ये तो मुझे भी चीज़ें नहीं पता था जो डॉक्टर साहिबा ने बता दी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें नाज़रीन आपके साथ शेयर की हैं। तो वो लोग जो कि हमें कह रहे थे कि हेयर फॉल पे बात करनी है और हेयर फॉल की वजह से परेशान हैं, तो प्रॉपर वे क्या होता है, किस तरह से आप बालों को वॉश कर सकते हैं, अगर आप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं कितनी देर के लिए आप ऑयल बालों में लगा सकते हैं, तो ये वो सब चीज़ें हैं जिनकी आपने एहतियात करनी है। अगर आप बालों को ब्लो ड्राई कर रहे हैं, कलर करा रहे हैं, तो इसके लिए भी आपके लिए एहतियात है। आप तमाम ये प्रोटेक्शन करके अपने बालों को ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं, आयरन भी कर सकते हैं, कलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है, उसको फॉलो करके आप इन सब चीज़ों के साथ लेकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचा अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।